जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फील्ड ऑफ स्टडी पर। यूपीएलटी ग्रेड पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है, आप विजिट करके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। वैसे तो ये टॉपिक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। टीचिंग एग्जाम्स हुआ या एसएससी, रेलवे, बैंक, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी हमें जनरल नॉलेज के लिए भी जाननी चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस हुई, इसलिए हमें जानना चाहिए। आज की हमारी टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलप इन इंडिया। भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसका टाइम पीरियड क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का टाइम पीरियड हम 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट से मानते हैं। अब 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों, ये जानने के लिए इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटिश हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे और समय के साथ अपनी हुकूमत कायम कर ली। ब्रिटेन की जो रानी एलिजाबेथ प्रथम थी, 1600 में उन्होंने चार्टर द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में अपनी व्यापार की अनुमति दे दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया मतलब क्या। देखिए, क्या होता है कि जो ब्रिटेन है ना, यूरोपियन कंट्री, वो यूरोपियन कंट्री के अकॉर्डिंग हमारा एशिया, हमारी इंडिया ईस्ट में पड़ता है, तो इसलिए उस कंपनी के साथ साथ ईस्ट इंडिया भी कर दिया गया। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे इसलिए ईस्ट लगाया गया है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, तो ये क्या था, एक समूह में मिलकर कुछ कुछ मेंबर समूह में मिलकर कंपनी बनाए थे, जैसे जिसमें रानी एलिजाबेथ थी, वहाँ ब्रिटेन की रानी भी का वो भी मेंबरशिप थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, चार्टर एक्ट का मतलब क्या हुआ, कि क्या हुआ, जैसे कि हमारे देश का पीएम, अगर अगर हमारे देश में मान लीजिए कोई उद्योगपति हैं, ये सभी मिलकर अमेरिका में कोई कंपनी खोल रहे हैं अमेरिका में व्यापार करने के लिए, और उस कंपनी में हमारे देश के पीएम का भी इन्वेस्टमेंट है, हमारे देश के पीएम भी है, तो क्या हमारे देश के पीएम तो सारे कानूनी अधिकार है। तो अगर जो कंपनी जिन्होंने बनाया, जैसे मान लीजिए कि अंबानी अडानी, ये लोग मिलकर कंपनी बनाए हैं अमेरिका में, तो सिर्फ यही लोग अमेरिका में व्यापार करेंगे तो मुनाफा होगा। अगर भारत के और लोग जाएंगे व्यापार करने तो कंपटीशन बढ़ेगी अमेरिका में। हाँ, और ये लोग बोलेंगे, जैसे मान लीजिए दो कंपनी ए और बी, ए सिर्फ अमेरिका में व्यापार करेगी तो कंपटीशन ही रहेगा। अगर उसमें दो कंपनी गई, बी भी गई, तो कंपटीशन हो जाएगा। कंपटीशन क्यों बढ़ेगा, कि जो चीज़ सामान ए खरीद रहा था 5 रुपये में, अगर बी के जाने के बाद से भाव बढ़ जाएगा वहाँ मार्केट में। व्यापारियों का बोले एक 5 रुपये देने को तैयार रहेगा, तो एक बोलेगा मैं इसे 6 रुपया दे रहा हूँ तो मुझे दो, तो ऐसे कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो क्या हुआ था कि ये जो कंपनी बनाई गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें एलिजाबेथ भी थी साथ में, मेंबरशिप थी। तो और ये प्राइम मिनिस्टर, तो ये रानी थी वहाँ की ब्रिटेन की। तो इन्होंने एलिजाबेथ ने एक कानून ला दिया कि ये कानून के ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिवा ब्रिटेन की कोई और कंपनियां ईस्ट में इंडिया में कोई व्यापार नहीं करेगा। कोई भी ईस्ट इंडिया ब्रिटेन की कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी यहाँ व्यापार नहीं करेगी, और जब व्यापार नहीं करेगी तो कंपटीशन क्या होगा, लो होगा। कंपटीशन लो होगा और सस्ते दामों में अच्छी चीजें मिल जाएंगी। जब 1600 में चार्टर एक्ट पारित हो गया, तो उस समय 1608 में इन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल ली। उस समय बादशाह, मुगल बादशाह जहांगीर था, तो इन्होंने 1608 में अपनी फैक्ट्री खोल ली। शुरू शुरू में तो फैक्ट्री शासक के छुपके से खोला था कि शासक ना जाने, लेकिन ये जो 1608 में जिन्होंने ये फैक्ट्री खोली थी, 1613 में जहांगीर ने उसको सम्मति दे दी। अब फैक्ट्री क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स लगेगा कि फैक्ट्री में वहाँ पे चीज़ें बनती होंगी, मैन्युफैक्चर्ड होता होगा। नहीं, फैक्ट्री में उनका फैक्ट्री का मतलब होता था कि जैसे सारी चीज़ें कलेक्ट किए, मसाले कलेक्ट किए, चीनी और ये चाय पत्ती कलेक्ट किए, ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके एक जगह रखना, गोडाउन, उसको इन्होंने फैक्ट्री बोला था। वो चीज़ फैक्ट्री होती थी। अब 1608 में एक फैक्ट्री खुली, फिर 1611 में दूसरी फैक्ट्री इनकी खोली गई मछलीपट्टनम में, और 1611 में ही वहाँ पे अधिकार मिल गया कि हाँ ठीक है, तुम लोग फैक्ट्री खोलो। कुछ शासक को इसके बदले क्या होता था,
इसके बदले कुछ पैसे दिए, ये अंग्रेज देते थे। ऐसे ही मद्रास, कोलकाता में अन्य फैक्ट्रियाँ खोली गई और साथ 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 ये पटना, हर जगह में फैक्ट्री खोली गई। ऐसे ही ये सारी फैक्ट्रीज खोलने लगे। मद्रास, उड़ीसा, पटना, ये देखिए ये हिस्ट्री का विषय है और ये हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे और ये हिस्ट्री के लिहाजे से इम्पोर्टेंट भी है, पूछता भी कि ये फैक्ट्री कहाँ खुली, किसने पहले बनवाया, ये चीज़ तो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे इनकी फैक्ट्रीज बढ़ती गई और जब फैक्ट्री बढ़ी तो स्टाफ हुए, उनका अपना पुलिस विभाग हुआ, अलग अलग विभाग बने और इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर बने, मैनेजमेंट बने। हाँ, तो ये और जब ये सारे मेंबर्स स्टॉप बनने लगे तो इनको इनके ऊपर कानून के लिए एक गवर्नर सिस्टम की शुरुआत हुई। गवर्नर सिस्टम की शुरुआत हुई। जब गवर्नर बने तो धीरे धीरे गवर्नर क्या होता था, थी इस मेंबर में तो थी ब्रिटेन की महारानी भी, और गवर्नर अपनी मनमाना करते थे, यहाँ व्यापार करते थे, पैसा कुछ और था, वहाँ दिखाते कुछ और थे, सारे लूट लेते थे। तो क्या हुआ, ये देखते हुए ब्रिटेन के वहाँ पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित हुआ जिसे हम बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जब 1757 की क्रांति हुई और रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर बना उस समय, और 1765 में जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये चीज की दीवानी प्राप्त हो गई, तो इस चीज से तो और कमाई होने लगी, क्योंकि अब खुद का इन लोगों का दीवानी हो गया था और गवर्नर के ऊपर कोई लॉ नहीं था, मनमाने तरीके से व्यापार करते थे। ये देखकर 1773 में ब्रिटेन में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ और भारत में ये लागू हुआ। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, ये क्या हुआ था, इसी के थ्रू भारत में संवैधानिक निर्माण नींव पड़ी। पहली बार संवैधानिक नींव, क्वेश्चन आएगा कि पहली बार संवैधानिक नींव किस एक्ट के तहत पड़ी, तो क्या आंसर होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू भारत में संवैधानिक नींव पड़ी। ये क्या हुआ कि इसी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को ब्रिटिश ब्रिटिश संसद के द्वारा नियंत्रण शुरुआत हुई। पहले क्या था कि कंपनी आती थी, व्यापार करती थी, कोई कानून नहीं था, जो मुनाफा हुआ अपने मन तरीके से वो वहाँ ब्रिटेन में रानी को देती थी। लेकिन अब क्या हुआ, कानून बना जिससे डायरेक्ट सांसद के द्वारा नियंत्रण शुरू हुई। यहाँ ब्रिटेन के सांसद के द्वारा जो भारत में कंपनियां व्यापार कर रही थी उन पर नियंत्रण शुरू हुआ, किस एक्ट के तहत, 1773 एक्ट के तहत। ठीक है, क्या हुआ कि कंपनी के निदेशक अब एक के बजाय 4 वर्ष हेतु चुने जाने थे। पहले क्या हुआ था, इसका निदेशक 1 वर्ष के लिए चुने जाते थे, अब कितना बढ़ा दिया गया, 4 वर्ष के लिए, और 1/4 को क्या कर दिया गया, हर साल रिटायर्ड कर दिए गए। अब देखिए इस जो कंपनी का जो बनेंगे मतदाता के लिए क्या था प्रोसेस, चुनाव तिथि से 1 माह के पूर्व 1000 पाउंड की राशि का शेयर होने चाहिए, ईस्ट इंडिया धारक होने चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के धारक होने चाहिए। कितना, 1000 पाउंड, कितना, 1000 पाउंड राशि उनके पास होने चाहिए, शेयर होने चाहिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर हैं उनके पास 1000। ओके, अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर थे, उन बंगाल के गवर्नर के बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर की जगह पे गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब गवर्नर जनरल अब बंगाल की 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये आता पूछता है कि 4 सदस्यीय परिषद किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो रेगुलेटिंग एक्ट थी इसमें 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया और सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को दिया गया। जो 4 सदस्यीय परिषद बनी थी वो नियुक्त कौन कर सकता था, वहां ब्रिटेन का सम्राट को इसका अधिकार दिया गया। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ देख सकते हो, इंट्रोड्यूस्ड 1773, वैलिडिटी कितनी थी, 10 ईयर्स की थी। और ये रेगुलेटिंग एक्ट प्रिपेयर्ड एंड पास्ड होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, और रेगुलेटिंग एक्ट कंसिडर विद प्लीन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग इन इंडिया, क्या बोलते थे, नींव का पत्थर। ठीक है, दिस टाइम गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था, और जब गवर्नर जनरल बना गया तो ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग। गवर्नर जनरल बंगाल अपॉइंट किया गया किंग, वहां की रानी के द्वारा। कितने सालों के लिए गवर्नर जनरल का पोस्ट था, 4 सालों के लिए। और ये क्रिएशन ऑफ एडवाइजरी काउंसिल जो 4 परिषदीय बनी थी गवर्नर जनरल
इसमें था मेन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसका पोस्ट था 4 साल के लिए। ये क्या होता था कि ये गवर्नर जनरल कार्य बहुमत, जब क्या होता था कि किसी कानून के लिए बहुमत होती थी, मत बराबर होते थे काउंसिल में, 4% ये जो मेंबर थे उनमें, तो उसमें एक क्या होता था, गवर्नर जनरल को एक अतिरिक्त मत देने का अधिकार था कि लास्ट में ये जो मत देंगे वही मानी जाएगी। जो 4 सदस्यीय मेंबर थे उनमें कौन कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। पहला था मानसून, मानसून क्लेवरिंग था जिसकी मृत्यु हो गई। वेरेलॉस्ट था, फिलिप फ्रांसिस था, और था बारबेल, चौथा था बारबेल। आधिकारिकता मद्रास व मुंबई पर थी। इससे क्या हुआ था कि मद्रास और मुंबई को इस पे आधिकारिकता कर दी गई। राजस्व और प्रशासन में आज्ञा मनमाना अपरिहार्य कर दिया गया। वैधता कितने साल की कर दी गई, 1773 से 1783 तक कर दी गई, 10 सालों तक की वैध कर दिया गया। क्या होता था कि सिवाय आपत्तिकाल को छोड़कर निर्देश सीधे निर्देशित होते थे। मतलब कि जो अगर गवर्नर ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई कानून बनी और गवर्नर जनरल मानने से मना कर रहा है तो उसको पद से हटाया जा सकता था। अगर कोई युद्ध ना हो, समय युद्ध की स्थिति ना हो तो गवर्नर जनरल को हटा दिया जाता था। इसी कानून के तहत 1773 कानून के तहत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। कलकत्ता में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1774 में इसी कानून के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। इसे ब्रिटिश प्रजा की दीवानी, फौजदारी, समुद्री सेना, नया चर्च संबंधी मुकदमों की सुनवाई का अधिकार था। ये 1773 कानून के तहत मौलिक एवं अपीलीय दोनों अधिकार इसमें दिए गए। जो ये उच्चतम न्यायालय बना था उसमें 4 न्यायाधीश थे, एक चीफ न्यायाधीश थे और 3 सहायक न्यायाधीश थे। जो चीफ न्यायाधीश थे कौन थे, सर एलिजा इंग थे। क्वेश्चन आता भी है कि चीफ न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इंग थे और 3 इनके सहायक न्यायाधीश थे। इनकी वेतन कितना थी गवर्नर जनरल की, 25,000 पाउंड। कितना थी, 25,000 पाउंड। और सहायकों की कितना थी, 10,000 पाउंड थी। सहायकों की कितना थी, 10,000 पाउंड, और गवर्नर जनरल का कितना था, 25,000 पाउंड था। इस प्रकार हमने देखा रेगुलेशन एक्ट के तहत देखा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला कदम उठाया गया। इसके द्वारा पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी, पहली बार प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसे हमने देखा कि विशेषता इस अधिनियम के द्वारा बंगाल गवर्नर जनरल को नाम पद बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया और एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। जो गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग बने थे। इसके बाद हमने देखा था कि मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और मुंबई प्रेसिडेंसी थी वो सारे गवर्नर किसके अधीन कर दिए गए, बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए थे। इसके बाद हमने देखा कि कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस प्रकार हमने देखा कि कंपनी के जो कर्मचारी थे निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से जो उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, इस एक्ट के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया। जैसे गवर्नर जनरल शासकों से व्यापार करता था तो बहुत सारे उपहार लेते थे, रिश्वत भी लेते थे, तो ये कंपनी एक्ट आया जब लागू हुआ एक्ट, तो इसके तहत ये प्रतिबंधित कर दिया। फिर हमने देखा कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो गवर्निंग बॉडी बनी थी कंपनी की, उसको उसके ऊपर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसमें भारत में उसके राजस्व और नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। इस एक्ट के तहत अभी तक ऐसा कुछ नहीं था और इस एक्ट के तहत सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को, पार्लियामेंट को देना आवश्यक कर दिया। इस प्रकार हमने देखा कि हमारा संवैधानिक विकास जो हुआ था, जो शुरू हुआ टाइम पीरियड हुआ 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से माना जाता है और ये 1773 का रेगुलेटरी एक्ट ही संवैधानिक विकास का नींव पड़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो 1781 का संशोधन अधिनियम आया था, उसके बारे में जानेंगे। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल पर बने रहे टीचर की तैयारी के लिए, एलटीबी ड्यूटी प्लस भी केबीएस एनबीएस के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें ताकि आपको अपनी नीड मुझे आपकी नीड पता चल सके कि आगे क्या जरूरी है, आपको किस लेक्चर की वीडियोज चाहिए, इसलिए कमेंट्स जरूर करें और लाइक करें
और प्रेस बेल बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।